हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम लोग पढ़ रहे थे वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण में पहला भाग हमने पढ़ लिया था भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। इसका दूसरा पार्ट आगे का हम देखते हैं, वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव रहा। इसमें कुछ बातें हम लोग देखते हैं। देश में परिवर्तन का दौर आज भी जारी है। जैसे हमने कल बात की थी कि शुरुआत में यदि भारत का बात करें हम लोग, तो ये तटस्थता ना अमेरिका की तरफ गया ना सोवियत संघ की तरफ गया। फिर कुछ ऐसी स्थितियां हुई जिससे मजबूरी में हमें अमेरिका का साथ छोड़ना पड़ा, या अमेरिका ने हमारा साथ छोड़ दिया। जम्मू कश्मीर का मामला देख लीजिए आप लोग। जम्मू कश्मीर के मामले पर अमेरिका हमारे विरुद्ध वीटो लेकर आया था। याद रखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के विरुद्ध वीटो या भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को इकट्ठा करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका ही था। आपको याद होना चाहिए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम याद रखना शब्द, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति या पड़ोसी देश दोनों जगह। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 में चलाया गया। वास्तव में इसकी शुरुआत दिसंबर 1970 में ही हो चुकी थी, और उसके बाद बांग्लादेश नया देश बना। इस समय अमेरिका के विदेश मंत्री पहले चाइना गए और फिर पाकिस्तान गए। दोनों को साथ लेकर त्रिकोण गठबंधन बनाया भारत को घेरने के लिए, क्योंकि एक साइड पाकिस्तान था, दूसरी साइड पाकिस्तान था, तीसरी साइड चाइना था, और समुद्र की साइड कौन था? अमेरिका। तो ये स्टार पॉलिसी कहलाती है। कौन सी पॉलिसी कहलाती है? स्टार पॉलिसी। यदि हम भारत के मैप को देखें तो इस प्रकार से भारत का मैप नजर आता है। तो यहाँ से अमेरिका आ रहा था, यहाँ से ऑलरेडी पाकिस्तान था बांग्लादेश वाला, यहाँ पाकिस्तान था, और यहाँ हम जानती हैं चीन है, यहाँ पाक है और यहाँ पाक है। चारों तरफ से घेर कर हमला करने की नीति को कौन सी कहते हैं? स्टार वॉर पॉलिसी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? स्टार वॉर पॉलिसी ये कहलाता है। तो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री थे वो, अमेरिका यहाँ पड़ता है, यहाँ से कहाँ गए? वो सबसे पहले चाइना गए, पाकिस्तान गए, दोनों से मिले और तीनों ने मिलकर भारत के विरुद्ध कार्रवाई की। तो शुरुआती दौर में अमेरिका इसलिए हमसे क्या हो गया? फ्रंट हो गया, विरुद्ध में हो गया। ये घटना तो 71 में घटी। ये घटना कब की है? 71 की, जब कौन सा चलाया गया? बांग्लादेश संग्राम, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जब चलाया गया। उससे पहले 50 में जम्मू कश्मीर को लेकर हमारे विरुद्ध वीटो जारी किया। वो किसने किया? यूएनओ में अमेरिका ने ही किया। तो ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण की बात हो गई। हम पढ़ रहे थे भारत पर दोनों प्रभाव, आर्थिक और राजनीतिक। तो राजनीतिक तो हमने पढ़ ही लिया। आर्थिक की बात भी करें तो हम आज भी असमंजस की स्थिति में ही हैं कि हम साम्यवाद की तरफ जा रहे हैं या पूंजीवाद की तरफ या मिश्रित की तरफ। भारत की जो आर्थिक पॉलिसी है वो कठोर डिसीजन नहीं लेती है। भारत की आर्थिक पॉलिसी परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होती रही है और आगे भी होती रहेगी। इसीलिए हमारी वैश्वीकरण का जो हमारे देश पर प्रभाव पड़ा है वो आज भी परिवर्तन का दौर चल रहा है। हम आज भी परिस्थितियों को भाप कर ही निर्णय ले रहे हैं। अगला, राजनीति पर वैश्वीकरण के भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े हैं। भारत पर बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। इसका राजनीतिक दृष्टिकोण हम देखें तो भारतीय संघवाद की 3 प्रक्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सवाल आता है भारतीय संघवाद वैश्वीकरण की कौन से प्रभाव की 3 प्रक्रिया बताता है, या भारत के संघवाद पर वैश्वीकरण का 3 असर क्या हुआ, या कौन सी 3 प्रक्रिया निकल कर आई वैश्वीकरण के प्रभाव के बाद। तो पहली प्रक्रिया क्या कहते हैं? पहला जो राजनीतिक एजेंडा है, इसको ऐसे देसी भाषा में हम समझे, बहुत सादा भाषा में समझे तो ऐसे समझ लो इसको कि वैश्वीकरण भारत में आया। भारत में आने के बाद भारत की जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं, भारत की जो राजनीतिक एजेंडा बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने 3 प्रकार की राय दी। भारत के जो पॉलिसी मेकर है, पॉलिटिशियन, उन्होंने वैश्वीकरण के प्रभाव को लेकर कितनी राय दी? 3 राय दी।
कहाँ भारत के संघवाद को लेकर, यानी कि भारत के लोगों ने कितने प्रकार की राय रखी वैश्वीकरण के प्रति, 3 प्रकार की, वो राय हम एक एक करके पढ़ते हैं। सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में जब वैश्वीकरण आया तो भारत के संघवाद के लोगों ने या भारत के लोगों ने कितने प्रकार की राय रखी, 3 प्रकार की राय रखी। इसमें पहला है वैश्वीकरण के ढील में कहीं ना कहीं विषम प्रभाव भारत पर पड़ा है। ये पहली राय वाले लोग क्या कहते हैं ये आपको मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। 1991 में क्या अपनाया हमने, वैश्वीकरण अपनाया। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि वैश्वीकरण भारत को जब अपनाना चाहिए था जब चाइना जैसी पॉलिसी होती। चाइना ने क्या किया, एक एग्जांपल हम चाइना का देखते हैं। चाइना का एग्जांपल यदि हम देखें तो यहाँ हमें बात बहुत क्लियरली समझ में आती है। चाइना ने जो पॉलिसी ली वो ली स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी, इसको कहते हैं चरणबद्ध तरीका। सीढ़ियां, स्टेयर आपने देखी होंगी कि कभी भी 20वीं सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता, पहले दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसी सीढ़ी होती है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी की बात कही। जैसे 5 प्रकार के उद्योग हैं, 1 प्रकार का उद्योग, 2 प्रकार के उद्योग और 4 नंबर वाला उद्योग, इनका डेवलप हो गया, बहुत विकसित हो गया। तो इन तीनों को इन्होंने खोल दिया, किसके लिए, विश्व के लिए, कि आप कंपटीशन कर सकते हैं हमारे उद्योगों से आकर। इन्होंने क्या किया, जैसे 5 प्रकार के उद्योग इनके पास हैं या 50 प्रकार के उद्योग इनके पास हैं, तो उनमें से 3 उद्योग इनके पास ऐसे आ गए जिन पर इनकी जबरदस्त पकड़ हो गई। इनको ये लगने लगा चाइना वालों को कि इन 3 उद्योगों में तो भगवान भी अगर आ जाए तो हमसे कंपटीशन नहीं कर सकता, इतने ये मजबूत हो गए। तब इन 3 उद्योगों को इन्होंने किसके लिए खोल दिया, विश्व के लिए खोल दिया। और विश्व के लोगों को कहा कि आप चाइना आए, हमारी कंपनियों से कंपटीशन करें, क्योंकि चाइना पक्का श्योर हो गया था कि अब इनसे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम इतने संपन्न हो गए इन 3 उद्योगों के मामले में कि दुनिया की कोई भी कंपनी आ जाए हमें अब कोई टेंशन नहीं है, हम पूर्ण विकसित हैं। ये कौन सी पॉलिसी कहलाती है, स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी कहलाती है, चरणबद्ध तरीके की पॉलिसी कहलाती है। और वास्तव में होना भी यही चाहिए था कि जिस उद्योग में हमें संपन्नता प्राप्त हो उसी में ही एफडीआई अपनाना चाहिए, विदेशी कंपनियों की परमिशन एडमिशन होना चाहिए, नहीं तो नहीं। दूसरा एग्जांपल हम इंडिया का देते हैं, इसको पढ़ेंगे बाद। हम भारत के बैंकों की बात करें तो आज गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक नो डाउट लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आज लार्जेस्ट स्केल बैंक है इंडिया का, लेकिन फैसिलिटीज देखें बहुत नील, इट सो इट वेरी पुअर, बस ऐसी है। एक व्यक्ति अगर सरकारी बैंक में जाता है तो उसे ये पता नहीं होता कि उसे करना क्या है, क्योंकि आम जनता, ग्रामीण जनता है, अशिक्षित जनता है और शिक्षित है, बहुत ग्रेजुएट लोगों को भी ये नहीं पता कि आरटीजीएस की पॉलिसी क्या है, आईएमपीएस की पॉलिसी क्या है, नेट बैंकिंग क्या होता है, नेट बैंकिंग कैसे यूज होता है। अमूमन यहाँ तक बहुत सारे बच्चों को तो एटीएम यूज करना ही नहीं आता। एटीएम में ट्रांजैक्शन अगर वो कर भी लेते हैं, एटीएम में विड्रॉल कर भी लेते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एटीएम से नहीं आता, नेट बैंकिंग यूज करना नहीं आता। ऐसे में वो हेल्प के लिए कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं। और बैंक में कौन हेल्प करेगा और कैसा रेस्पॉन्स होता है ये हम किसी से छिपा हुआ नहीं है। बैंक कर्मचारी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हों और वो कहीं ना कहीं भारत सरकार हो और हम सब उनके सेवक हों। तो कुल मिला के बैंकों का रेस्पॉन्स पुअर होता है। अब प्राइवेट सेक्टर के बैंक आते हैं, कोई सा भी बैंक ले लो, XYZ, ICICI है, एक्सिस है, कोई सा भी बैंक आप ले लो, सबकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है। आप जैसे ही बैंक में एंटर करते हैं आपसे ऑटोमेटिकली, आप जैसे ही बैंक में जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा पूछता है क्या काम है, और वो आपका कंप्लीट काम आपको एक जगह ही करके देता है। और जिस भाषा में आप चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, वो सारा काम करके देगा। तो प्राइवेट बैंकों का मुकाबला हमारे गवर्नमेंट बैंक नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जब हमारे उद्योग इतने सक्षम हो जाएं, हमारा सेक्टर कोई भी इतना सक्षम हो जाए, तब उनको खोलना चाहिए।
दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल्स का। गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? गवर्नमेंट स्कूल के पास संसाधन ज्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल के पास क्वालिटी वाले टीचर हैं, हमसे तो ज्यादा है। प्राइवेट स्कूल के टीचर की जो क्वालिटी होती है उससे कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि वो हजारों लाखों में से चुनकर जाते हैं, तो उन्होंने मेहनत ज्यादा की। इसका मतलब उनका सिलेक्शन हुआ, तो उनके पास योग्यताधारी शिक्षक हैं। सारा चीज ज्यादा होने के बावजूद भी रिजल्ट्स प्राइवेट स्कूल क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ नियमितता, हार्ड वर्क और कहीं ना कहीं अपने पैसे के प्रति क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, काम करते हैं। स्टूडेंट्स भी वहाँ मेहनती होते हैं, और स्टूडेंट्स हर जगह मेहनती होने के बाद भी स्टूडेंट्स को काम करवाना आना चाहिए। ये सारी चीजें, इच्छा शक्ति है। प्राइवेट स्कूल्स टाइमिंग के बहुत पंक्चुअल होते हैं, मैनेजमेंट के बहुत पंक्चुअल होते हैं और हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर हार्ड वर्क में विश्वास नहीं रखता। बहुत सारे लोग इस वैश्वीकरण में हम देखें तो मोदी जी के विरोध कर रहे हैं कि रेलवे को प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ बेचने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। मेरा ओपिनियन, मेरी पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सबसे अच्छा फायदा क्या होगा? कामचोर लोग हट जाएंगे और भारत विकसितता की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि गुलामी हो जाएगी, प्राइवेटाइजेशन होगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको पता हो, लार्जेस्ट प्रॉफिट वाला बैंक की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई आता है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और बहुत जबरदस्त इनकम इसमें हो रही है, जबकि अर्थव्यवस्था डूबे जा रही है उसके बावजूद भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर में काम होता है। हम हमारे घर का काम करते हैं, उतना जॉब पे काम नहीं करते, क्योंकि वो अपना नजर आता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर हमेशा डेवलपमेंट में क्या रहता है, ज्यादा रहता है, बस उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वैश्वीकरण की हम बात करें तो यहाँ पर यही कहा गया कि भारतीय संघवाद वाले, भारत वाले कहते हैं, पहली राय इन्होंने दी कि वैश्वीकरण में ढील जो दी है वो गलत है। क्यों गलत है इसका भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बराबर बराबर वालों में होता है। जैसे हम लोग कुश्ती की बात करें तो कुश्ती 50 किलो का सामने वाला है तो सामने वाला भी 50 का ही होना चाहिए। आमने सामने जो दो बंदे लड़ेंगे उनका वजन कितना होना चाहिए? 50-50 किलो ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वैश्वीकरण जब में हमने क्या दे दी, ढील दे दी, तो इसका केवल और केवल लाभ किसको होगा? पश्चिम के विकसित देशों को होगा। लाभ किनको होना है? पश्चिम के विकसित देशों को होना है। ये बात किसने मानी? इस पहली वाली राय ने मानी कि इसका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल एसबीआई का दे दिया, प्राइवेट स्कूल्स का दे दिया, और ये कहना चाहते हैं कि कंपटीशन बराबर वालों में होना चाहिए था। पहले भारत को चीन की तरह डेवलप होना चाहिए था कुछ उद्योगों में, केवल उन्हीं उद्योगों को वैश्वीकरण में लाना चाहिए था जिनमें हम सक्षम हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई उद्योग बचा ही नहीं। 50% से ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं, और कृषि को भी यदि एफडीआई में ले आए तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे यहाँ गेहूं का औसत मूल्य 1400 है, अमेरिका का औसत मूल्य 700 रुपए है, क्योंकि वहां लागत कम होती है, मशीनरी है और उत्पादन का आधार बहुत ज्यादा है। ये इस मूल्य को गिरा भी सकता है। क्यों गिरा सकता है? हम रिलायंस की बात करते हैं कि एग्जाम्पल, और यदि रिलायंस एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि हम इसकी बात करें तो ये चीनी को 40 रुपए बेच रहा है, बाहर भी चीनी 40 रुपए बिक रही है। ज्यादातर लोग यहाँ जाना पसंद करेंगे, एसी की हवा है, बहुत अच्छे सिस्टम से मिल रहा है, आपको सब कुछ पैकिंग मिल रहा है, क्वांटिटी है, ऑफर भी साथ में मिल रहा है, और आपके पॉइंट्स वगैरह, रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हैं आप लोग, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है। फिर प्लस कार्ड से भी आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ केसी देना होगा, यहाँ आपको 4 से 5 क्वालिटी मिल जाएंगी, यहाँ चीनी की केवल एक ही क्वालिटी मिलेगी। अब ये इसको 40 से घटाकर यदि 35 कर दे तो शायद यहाँ लाइन लग जाएगी बहुत लंबी, जबरदस्त वाली, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ग्राहकों की मात्रा 0 या ना के बराबर। अब ये इस स्थिति को साल भर भी रख सकता है, कहीं कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये 1-2 महीने से ज्यादा नहीं रख सकता। और जो फुटकर या दुकान जो इन्होंने लोकल गली में जो खोल रखी है, ये क्या हो जाएंगे, सारे बर्बाद, पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे।
अब बचेगा कौन, सिर्फ रिलायंस ही बचेगा। अब ये क्या कहेगा कि साहब 45 रुपए किलो चीनी बिकेगी। आम नागरिक कहेगा भैया चीनी के दाम तो 40 ही है, 45 क्यों दे रहे हो? तो ये कहेगा जिसको लेना है वो आ जाए, बाकी सब क्या जाए बाहर। तो ये भी यही भारत वाले भी यही कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम का क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, विकसित देशों को लाभ पहुंचेगा। तो भारत को वैश्वीकरण में जो ढील दी गई है, भारत के द्वारा जो वैश्वीकरण के रास्ते खोले गए हैं, वो सही चीज नहीं है, सही समय नहीं है। अभी इसमें समय होना चाहिए था। इसका लाभ केवल और केवल किनको मिलेगा? पश्चिम के विकसित राष्ट्रों को ही मिलेगा। ये पहला बिंदु आपको समझ में आना चाहिए कि भारत के संघवाद की 3 प्रतिक्रिया निकल कर आई। पहली प्रतिक्रिया ये कह रही है कि जो ढील दी है वो सही चीज नहीं है, इसका उल्टा प्रभाव, बुरा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इसमें दूसरी बात करें, वेदता का संकट, संप्रभुता का संकट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वेदता का संकट कैसे होगा? क्योंकि जो जैसे ही हम वैश्वीकरण अपनाएंगे तो पूरा विश्व का क्या हो जाएगा? एकीकरण हो जाएगा। एकीकरण होगा तो हम जानते हैं कि पश्चिम का बोलबाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संपन्न है। ये क्या है? संपन्न है, डेवलप्ड है, और इनका कंपटीशन हम नहीं कर सकते। जैसे मैंने रिलायंस का उदाहरण दिया, पिछड़े हुए राष्ट्र इनका कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो कमजोर राष्ट्र हैं, जो पिछड़े राष्ट्र हैं, वो अपनी पहचान बनाने में कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे, और उनकी विविधता ही संकट में आ जाएगी, संप्रभुता, आजादी ही क्या जाएगी? संकट में आ जाएगी। कहीं ना कहीं पूरा विश्व पश्चिम में नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पश्चिम के समर्थन में ना आ जाए और पता लगे कि पश्चिम ही चारों तरफ फैल गया। ये वैश्वीकरण का दूसरा जो ढर्रा है हमारे देश में, वो ये कह रहा है कि छोटे जो इकोनॉमिकल एजेंडे हैं, छोटे जिनकी संस्कृति है, छोटा जिनका राजनीतिक एजेंडा है, छोटे देश हैं, तो उनकी राजनीति भी छोटी होगी, जीडीपी भी छोटी होगी, और उनका प्रभाव भी क्या होगा? कमजोर। लेकिन वैश्वीकरण के इस प्रभुसत्ता में, वैश्वीकरण की इस बाढ़ में ये लोग बह जाएंगे, और इनकी अपनी पहचान जो बनी हुई है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और उस पर क्या आ जाएगा? खतरा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पश्चिम के देश हर हाल में अपना वर्चस्व लाना चाहते हैं, और जब वैश्वीकरण के रास्ते से जो दीवार बनी हुई थी वैश्वीकरण से पहले कि एक दूसरी दुनिया में नहीं आना जाना है, अपने देश की सुरक्षा थी, वो दरवाजे हमने खोल दिए। अब जब दरवाजे खुल गए तो वो बाढ़ आएगी, व्यापार बहुत भयंकर होगा, राजनीतिक प्रभाव बहुत भयंकर होगा, और कमजोर राष्ट्र अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, अपनी पहचान ही वो खो देंगे, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण में हो, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण में हो, क्योंकि हम वो चीजें मना नहीं कर सकते। क्यों? हमने WTO अपनाया है, हमने वैश्वीकरण अपनाया है, हमने UNO अपनाया है, और इन सब को देखें तो हम अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी देश अपने बाजार को मना नहीं कर सकता, हर हाल में उसको बाजार खोलना होगा। एक एग्जाम्पल हम देते हैं जापान का। ऐसा कहते हैं जापान का जो संतरा होता है वो कड़वा होता है। यहां जो संतरे का व्यापार होता है वो होता है अमेरिका से। अमेरिका का संतरा मीठा था, जापान का संतरा कड़वा था, लेकिन जापानियों ने कड़वा संतरा ही खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम जापान का मीठा संतरा खाने लग गए तो ये कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी पर आघात होगा। इतना बड़ा देश, इसमें कहीं पर भी मीठा संतरा नहीं होता जापान में, लेकिन अगर ये संतरा अमेरिका से आने लग गया तो जापान की बहुत बड़ी मुद्रा कहाँ चली जाएगी? अमेरिका चली जाएगी, और जापान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। तो इस प्रकार की संकट कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के बाद आना शुरू हो गए हैं। कुछ वस्तुओं पर बड़े देशों का एकाधिकार है,
कुछ वस्तुओं पर केवल एक ही देश का अधिकार हो चुका है। ऐसे में ये छोटे देशों की वैधता को चैलेंज करेंगे, आपात स्थिति में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये क्रिएट करेंगे। अब इसमें तीसरा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको भी, क्या चीज है। ये कह रहा है नागरिक समाज संगठनों में तीव्र वृद्धि। तो ये क्या कह रहा है, आजकल वैश्वीकरण आने के बाद कुछ संगठन ऐसे हो गए हैं जिनकी पावर में क्या हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। ये बात समझनी है कि वैश्वीकरण जब आया तो कुछ संगठन ऐसे हो गए जिनकी ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जियो। जब जियो कंपनी आई तो पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री, इवन भारत के भी, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि जियो ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इतनी बड़ी मात्रा में भारत में फ्री में पैसा बांटना मूर्खता का सौदा है। और अब अंबानी जी के पैसे का वास्तव में मुकाबला होगा, वास्तव में टेस्ट होगा कि क्या उनके पैसे की ताकत है। क्योंकि आज तक तो उन्होंने कोई डील की, वो फेयर डील की, समझौता किया, 1 रुपया दिया और उसका सामान ले लिया, लेकिन आज उन्होंने बांटा है मार्केट में। अब मार्केट से रिटर्न कितना आएगा ये देखने वाली चीज रहेगी। और इंडियन मार्केट का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब तक फ्री मिलता है तब तक लेते हैं, सिम को निकालिए और फेंक दिया। यही ट्रेंड था आज तक, हमेशा ट्रेंड यही था कि कोई भी सिम अगर फ्री मिल रही है, डेटा फ्री मिल रहा है, उसमें कॉलिंग फ्री मिल रही है, तो जब तक फ्री थी तब तक यूज किया और जैसे ही उसमें पैसे लगने लगे तोड़ के फेंक दिया। क्योंकि चार्जेबल चीजें हमारे यहाँ नहीं चलती हैं। जियो ने बहुत भयंकर इन्वेस्ट किया, टावर्स लगाए, एयरटेल से बगावत भी हुई, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज तक गए, ट्राई तक गए, केस भी जीता, बहुत बड़े इश्यूज भी हुए और कहीं ना कहीं जियो स्टेबल भी हुआ। हजारों करोड़ों डॉलर इन्होंने खर्च किए, हजारों अरब रुपए इन्होंने खर्च किए। इसके बाद और फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा दिया, 6 महीने तक इन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया, लेकिन इनकी पॉलिसी में दम था और इन्होंने जो इलाज किया आम जनता का उनको आदी बना दिया। जियो ने इंटरनेट क्रांति लेकर आई, टेक्नोलॉजी क्रांति लेकर आई और सूचना क्रांति लेकर आई। इससे आम नागरिक जो कभी इंटरनेट यूज ही नहीं करता था, क्योंकि उस जियो से पहले इंटरनेट को 98 पर जीबी था और YouTube का तो कोई नाम ही नहीं जानते थे। जिस YouTube से आप पढ़ रहे हैं उसका तो कोई नाम ही नहीं जानते थे। और यदि वो YouTube का डाटा ऑन हो गया तो ऐसा लगता था जैसे कोई बम गिर गया हो, क्योंकि YouTube यदि ऑन हुआ तो डाटा कैसे जाता है। आज आप लोग 1.5 से 2 GB पर डे कंज्यूम कर रहे हैं डाटा, तो 1 GB पूरे मंथ चलाना बड़ी बात होती थी और उसमें भी शायद डाटा बचता ही होगा, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन थे ही नहीं, ऐसे मोबाइल थे ही नहीं जो इतने फास्ट गेन करते हों। हम मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से 3 साल पहले, जब कॉल भी कनेक्ट अच्छे से नहीं होती थी, डाटा की तो बात ही क्या। हमारे यहाँ 4G की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों में 2G नहीं है। तो कहीं ना कहीं जियो की पावर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई वैश्वीकरण के ही कारण। क्या कारण रहा? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण इन्हें व्यापार बढ़ाने का मौका मिला। वोडाफोन इंडिया है, वोडाफोन बाहर की कंपनी है, आइडिया इंडिया की कंपनी है, ये भी वैश्वीकरण के कारण ही बढ़ रही है। इनकी ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो एक प्रकार से खुलकर आने का मौका इन्हें इस प्रकार से मिला। और कुछ संगठन, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के संगठन हो, इनमें क्या हुई है, तीव्र शक्ति में वृद्धि हुई है। और तीव्र वृद्धि हुई तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरह काम करने लग गए। किसकी तरह काम करने लग गए? सरकार की तरह। चुनी हुई सरकार तो अपनी है ही है, उसके बराबर ये समांतर सरकार चलाने लग गए। क्या चलाने लग गए? समांतर सरकार चलाने लग गए। वैश्वीकरण का ये नुकसान हुआ है कि बड़ी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को ही चुनौती देने लग गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियम बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, कानून बनाएंगे, नहीं, आर्थिक आधार पर है, बड़े देशों के राजनीतिक प्रेशर के आधार पर है। और ये क्या बढ़ाने लग गए हैं? समांतर सरकार के रूप में सरकार के सामने खड़े हो गए हैं, राज्य के रूप में खड़े हो गए हैं, राज्य जैसी ताकतें रखने लग गए हैं। जैसे वेलमार्ट है, रिलायंस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सरकार की तरह ही कार्य कर रही हैं। ये सरकार में इतना निवेश करती है, राज्य में इतना निवेश करती है कि चेंज ही कर देती है। बहुत सारी मूवी आपने देखी होंगी, इसमें बड़े बड़े पॉलिसी मेकर होते हैं, सरकारों को चंदा देते हैं। जैसे एक मूवी आई थी राजनीति, उसमें भी 700 करोड़ का चंदा देकर वो कहीं ना कहीं सरकार को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये 3 प्रकार की वैश्वीकरण के प्रभाव हमारे देश में माने जाते हैं। पहला क्या है कि वैश्वीकरण में यदि ढील दे दिया गया तो विषम प्रभाव पड़ेगा और भारत को कहीं ना कहीं से नुकसान होगा, क्योंकि विकसित राष्ट्र इसका केवल फायदा उठाएंगे और कंपटीशन बराबर वालों में होता है। कमजोर जो रहेगा वो हारेगा। वैधता संप्रभुता का संकट। वैधता और संप्रभुता का संकट मैंने आपको बताया कि जब पश्चिम के देश पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, छोटे देशों के लिए अस्तित्व बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण से पहले उनकी सीमाएं ब्लॉक थी और वो जो चाहते थे वही अंदर आता था। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण आया सारे रास्ते खुल गए, अब जो आंधी आएगी उसमें वो बह जाएंगे। तीसरा, वैश्वीकरण से बहुत सारे संगठनों को ताकत मिली है, चाहे वो विदेश से हो चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, और ये संगठन इतने ताकतवर हो गए हैं कि इनकी सरकार में बहुत ज्यादा चलने लग गई, या सरकार जैसी ताकतें इनके पास आ गई हैं, बहुत पावरफुल हो गए हैं राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, और ये सरकारों को ही कहीं ना कहीं समांतर सरकार दे रहे हैं, चुनौती देने लग गए हैं। तो ये भारत पर 3 प्रकार के विचारधारा भारत देश में चल रही है वैश्वीकरण को लेकर।